प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज का विषय है बहुत सारे कारण जो ढूंढे जा रहे हैं, पता किए जा रहे हैं या सोचे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, जिन पर विवेचना चल रही है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला आम चुनाव में, 240 पर ही कैसे सिमट गई और उत्तर प्रदेश में खासकर इतना बुरा परिणाम क्यों आया। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक एंगल हम ये लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कहा जा रहा है संघ का भाजपा से विवाद हो गया है, फिर टिकट नहीं बटे और कुछ लोगों ने टिकट अपने मन से बांटे, प्रत्याशी खराब थे, ये थे वो थे। पर हम ये भी देखते हैं कि जहां प्रत्याशी अच्छे थे, वाराणसी में पीएम मोदी थे और भी कई जगहों पर, तो वो लोग भी उनके मार्जिन बड़े कम हो गए। तो ओवरऑल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 2-2.5 लाख 3 लाख वोट्स पलटे हैं एज कम्पेयर टू 2019 के रिजल्ट्स पे अगर हम देखें तो अगर हम एक एंगल ये पकड़ें कि मोदी जी का पीएम न बनना किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है, किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेट्स फॉलो द मनी। तो वो हम देखते हैं कि वो विपक्ष के नेता नहीं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, इस प्रकार के लोग बिल्कुल नहीं, इनका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल ये नेता बने रहेंगे, इनके अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत कायदे से रहेंगे, इनका वोट बैंक भी इंटैक्ट रहेगा, मुसलमान वोट बैंक है वो बहुत अच्छे से इंटैक्ट रहेगा, वो इनको नेता बनाकर रखेगा। तो नुकसान किसका है? नुकसान है अमेरिका का, यूएसए का। कैसे? आप लोग को याद होगा यूक्रेन रशिया वॉर के समय क्या हुआ कि अमेरिका ने, ऑफ कोर्स सबको पता है कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका का हाथ है। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, अमेरिका फोर्स कर रहा था और रशिया ने कहा कि भाई मेरे बगल में रह के, मेरे घर के बगल में रह के नाटो ज्वाइन मत करो। नाटो ज्वाइन करने का मतलब है कि अमेरिका का भी एक बेस जो है, एयर बेस या कुछ भी इस तरीके से यूक्रेन की धरती पर होता। रशिया ने मना किया, खैर वो बात अपनी अलग जगह। इट मीन्स यूक्रेन वॉज बैक्ड बाई अमेरिका, ठीक। तो फिर अमेरिका ने रशिया की कमर तोड़ने के लिए क्या किया कि यूरोप को बोला कि आप रशिया से ऑयल और गैस नहीं खरीदेंगे। आप सोचिए यूरोप और रशिया आपस में एक ज्यादा दूर नहीं है, उनकी ज्योग्राफी एकदम पास है, लैंड है, और वो अपना पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम करके पाइपलाइन है जिसके माध्यम से पूरी उनकी गैस और ऑयल जा रही है। पर अमेरिका ने ये कहा यूरोप को कि आप यहाँ नहीं करेंगे, आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और स्विफ्ट सिस्टम है अमेरिका का जिसके माध्यम से ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं कि कोई भी देश किसी भी देश से किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो डॉलर में करेगा, और वो स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से होता था। तो अमेरिका जो सैंक्शन लगाता है वो इस स्विफ्ट सिस्टम में उस देश को बैन कर देता है कि आप स्विफ्ट सिस्टम से अब आप जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अमेरिका ने रशिया के साथ ही किया कि रशिया अब यूरोप को तेल गैस नहीं बेच सकता। तो यूरोप जो है भगा फिर मिडिल ईस्ट की तरफ, सऊदी अरेबिया और इन सब की तरफ कि भैया हमको तेल दे दो। उससे रेट्स बढ़ने लगे पेट्रोलियम के। भारत को यह चीज चुभने लगी थी धीरे धीरे कि भाई पेट्रोलियम के रेट्स बढ़ेंगे तो हमें दिक्कत होगी। भारत ने रशिया से तेल खरीद लिया, जो कि यूएस और यूरोप पूरी तरह नहीं चाहते थे। एस जयशंकर साहब के बहुत सारे डायलॉग उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। तो और भारत पहली बार एक मजबूत स्टैंड लेकर उसने कहा कि मैं रशिया से तेल खरीदूंगा। तो भारत ने, जब रशिया का तेल यूरोप नहीं जा रहा था तो भारत आने लगा। ठीक, आपके पास रिफाइनरी की क्षमता है, आपने अपना काम कर लिया, अपने देश में तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए। ये यूएस को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और यह ट्रेड जो भारत और रशिया का होता है ये रूबल में होता है, रुपीज में होता है, और चाइनीज करेंसी युआन में होता है। भारत ने यही कार्य ईरान के साथ किया, तेल का ट्रेड ईरान से उसने किया, लेकिन उसने डॉलर में नहीं किया। ठीक, अब ये तेल जो है अगर ट्रेड हो रहा है, कोई दो देश है, भारत है, ईरान है, भारत है, रशिया है, तो इसमें अमेरिकन डॉलर की क्या मतलब क्यों अमेरिकन डॉलर के माध्यम से ट्रांजैक्शन होगा? ये एक 1970s में हेनरी किसिंजर थे, बहुत बड़े यूएस के डिप्लोमेट थे, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था सऊदी अरेबिया के साथ। और ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया होता है तो सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है अपने आप इन्वॉल्व हो जाती हैं, कि उन्होंने कहा कि आपका तेल तो आप पैदा कर रहे हो, पर दुनिया में वो सही सलामत पहुंचे इसके लिए वो सुरक्षा हम आपको देंगे अपने नेवल बेसिस के थ्रू, अपने नेवी के थ्रू,
कि आपका पूरा माल सही सलामत किसी भी देश में पहुंच जाए, पर और मैं आपको भी मिलिट्री सहायता दूंगा, सऊदी अरेबिया की रक्षा करूंगा, पर मुझे आप शर्त ये है कि आप किसी भी देश से कोई भी तेल का या पेट्रोलियम का कोई भी जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो डॉलर में करेंगे। तो ट्रांजैक्शन का जो करेंसी हो गया वो बाय डिफॉल्ट डॉलर हो गया। ठीक। अब भारत को भी अगर सऊदी अरेबिया से तेल खरीदना है तो भारत को डॉलर चाहिए। तो यूएस ने इस प्रकार से पूरी दुनिया में डॉलर की एक भीषण डिमांड पैदा कर दी, क्योंकि एनर्जी तो भाई डेली रिक्वायर्ड है। कार्स बढ़ती जा रही, गाड़ियां बढ़ती जा रही, एनर्जी हमको, तेल तो हमको डेली चाहिए। तो आप पूरी तरह निर्भर हो गए कि आपको डॉलर चाहिए ही चाहिए। अब आप भारत आईटी सर्विसेज अगर यूएस को देता है या चाइना को देता है, किसी को भी देता है, तो वो डॉलर, अब आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन करें, चाइना चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको भी क्या अपना सारा सामान डॉलर में बेचना है, क्योंकि तेल खरीदने के लिए उसको डॉलर चाहिए। तो भारत कोई भी इकोनॉमी, भारत में जो अक्सर ये कहा जाता है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो इस समय हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है आज तक का। ठीक है। तो ये है कि आपकी दुनिया में खरीदने की क्षमता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फाइन। अमेरिका ने इस प्रकार से डॉलर की एक डिमांड पूरे वर्ल्ड ओवर क्रिएट कर दी, सऊदी अरेबिया को अपनी मिलिट्री सहायता उपलब्ध करा के। ठीक। उस समय सऊदी अरेबिया वगैरह बहुत ज्यादा इतने इतने अमीर नहीं थे जितने आज की डेट में। अमीर कब हुए? जब ये तेल का कारोबार उनका शुरू हो गया और प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया कर रहा था, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी यूएस के माध्यम से या उसके संरक्षण में हो रही थी। ठीक। पर भारत ने इसको चैलेंज किया। अमेरिका का अगर डॉलर की डिमांड कम होती है, अमेरिका में उस डॉलर का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अमेरिका की ताकत डॉलर ही है। आप ये देखते होंगे कि अमेजोन पे इतनी बड़ी, आप जैसे फिल्में देखते होंगे भारत में, बॉलीवुड की बड़ी, बहुत बड़ी से बड़ी फिल्म 25 करोड़ की बनी, 50 करोड़ की बनी, 100 करोड़ की बनी, 150-200 करोड़, मतलब इतना महंगा बजट बना के वो एक बड़ी फिल्म बनाते हैं। पर नेटफ्लिक्स और अमेजोन के लिए कितना आसान है, वो तो उससे बहुत महंगे महंगे सितारों के साथ बहुत बड़े बड़े सेट पे पूरी सीरीज बना देते हैं और आपके सामने फ्री में परोस देते हैं। तो प्राइम वीडियो पे आप सब्सक्रिप्शन लेके बैठे, नेटफ्लिक्स का एक बेसिक सब्सक्रिप्शन है। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? पेप्सी, कोक, वो जो है भारत के सबसे बड़े स्टार्स को सबसे ज्यादा पैसे देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, क्योंकि दे आर कमिंग विद डीप पॉकेट्स एंड दिस ये डीप पॉकेट क्या है? ये डॉलर लेकर आ रहे हैं। भारत में उस डॉलर की अत्यधिक डिमांड है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बच्चे मैकेनिकल, सिविल, कहीं भी किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही आईटी वालों को। आईटी वालों को क्यों मिल रही है? क्योंकि आईटी कंपनीज की मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो यूएस में बैठे हैं, यूएस कंपनीज बैठी हैं, वो क्लाइंट्स हैं। सबसे बड़ी आईटी कंपनीज फेसबुक, गूगल 1-1 करोड़ के पैकेज दे रहे हैं। क्यों? डीप पॉकेट कहाँ से आता है? क्योंकि अमेरिका अपना डॉलर खुद छाप सकता है और जितना वो डॉलर छापेगा वो पूरी दुनिया में उसकी अत्यधिक डिमांड है, तो अमेरिका पर उसके महंगाई का कोई असर नहीं आता। ये एक कंसेप्ट है डॉलराइजेशन का। अंकित शाह जी हैं, उन्होंने इस बारे में बहुत डिटेल में बताया, मेरी भी जानकारी उनके वक्तव्यों से ही बढ़ी है। तो उसका मैं असर देखता हूं भारत पर क्या है। ठीक है। अब बात यह है कि अब दुनिया ये कह रही है कि भैया हमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो यूएस को एक मुश्त एक साथ बहुत बड़ी ताकत दे देता है, अमेरिका को। तो भारत ब्रिक्स कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट बना, जहां पर बाद में उसने ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया वगैरह सबको इन्वॉल्व कर लिया। अब क्या है, 80% दुनिया के जो तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं और 80% जो दुनिया की तेल डिमांड करने वाली कंट्रीज हैं वो ब्रिक्स में है, लेकिन उसमें अमेरिका नहीं है। तो वो आपस में कोई कॉमन करेंसी बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अमेरिका की डॉलर की डिमांड इन देशों को, ब्रिक्स कंट्रीज को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये डिमांड खत्म होती है, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका अपने यहाँ डॉलर प्रिंट नहीं कर पाएगा। जैसे ही करेगा उसके यहाँ वेनेजुएला जैसा व्यवहार हो जाएगा। वो फिर वो नोट छाप के अपनी जनता को दे रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वैल्यू बाकी दुनिया से आ रही थी। ठीक। तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि मोदी जैसा स्ट्रांग पीएम इस प्रकार के कार्य करे कि उसकी बात ना मानकर रशिया से ट्रेडिंग करे। अब अमेरिका की ताकत क्या है? अमेरिका क्यों, कैसे चाहता है कि मोदी चुनाव में वापस
ना आए, पीएम ना बने। अमेरिका की एक बड़ी ताकत है यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, एक एक फोन, जो अमेरिका हर एक आदमी को, यहाँ पे भारत में हर एक आदमी के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। आज की डेट में लोग जनता से आपस में बातचीत करके कम इन्फ्लुएंस होते हैं, फोन के माध्यम से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। फेसबुक को पता है कि आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं। ट्विटर को पता है, यूट्यूब को पता है। एंड्रॉइड गूगल ने बनाया, आपका फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। सारी फोन कंपनीज को फ्री में दे दिया कि आप हमारा ये सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्री में अपने यहाँ लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, हार्डवेयर कंपनीज को फायदा हो गया कि हमको फ्री में एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। पर उससे क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो उसमें जितने एप्स है, यूट्यूब है, ये सब सीधे सीधे गूगल आपके जेब में प्रोवाइड कर देता है। आप कोई भी नया फोन खरीदिए, तो अब यूट्यूब वगैरह के माध्यम से क्या किया है इसने। अब हम आते हैं चुनाव पर। एक बात ये कही गई कि बहुत सारा झूठ फैलाया गया, ठीक है, बहुत सारा झूठ फैलाया गया। हर जगह पर बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें कि आरक्षण खत्म कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन बातों को एम्पलीफाई कैसे किया गया? इन्हीं टूल्स के माध्यम से। भारतीय चुनाव से पहले अमेरिका में यूट्यूब के बाकायदा और कुछ लोगों ने बहुत सारे भारतीय यूट्यूबर्स और उनकी एक मीटिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बाकायदा वर्कशॉप ली, जिसमें ये बताया गया कि आपको डेटा एनालाइज कैसे करना है, आपको किसी भी आदमी का बिहेवियर कैसे देखना है, आपको अपना कंटेंट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और आपको उसको आगे पुश कैसे करना है। कंटेंट के सच और झूठ होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। आप जैसे कोई भी नया फोन खरीदेंगे, उसमें आप अपना आईडी मत डालिए और आप अपने नए फोन में यूट्यूब प्रीलोडेड आता है, आप यूट्यूब देखना शुरू करिए। वो आपको ध्रुव राठी के वीडियो, रवीश कुमार के, अजीत अंजुम के, जो एंटी मोदी एंटी भाजपा कंटेंट है, वो आपको पहले दिन से परोसना शुरू करता है। लल्लन टॉप का, सौरभ द्विवेदी का, दिव्य कीर्ति। अब देखिए, आप देख रहे होंगे अचानक से कि बहुत सारे आईएएस कोचिंग करने वाले और कोचिंग, सरकारी नौकरी की कोचिंग पढ़ाने वाले लोग अपने, उनके वीडियोस जो है तैर रहे हैं यूट्यूब पर। भाई उनको क्या फायदा है अपने वीडियोस यूट्यूब पर डालने से? वो जो पढ़ा रहे हैं वो तो उन्होंने उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं ना, जो उन्होंने जो बच्चे उनके फीस दे के पढ़ने आए कमरे में। जो फीस दे रहा है कमरे में बैठ के पढ़ रहा है, और जो यूट्यूब पे देख के पढ़ रहा है, उन दोनों में तो फिर कोई फर्क ही नहीं रहा। तो विकास देवी कीर्ति जैसे लोग जो दृष्टि आईएएस चलाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, करते क्या है, ये शनै शनै बहुत धीरे 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 समाज के बिहेवियर को, समाज की सोच को बदलने का प्रयास करते हैं, बहुत छोटे 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 कंटेंट्स डालकर। दिन भर लोग अपने फोन पर लगे हुए, मैक्सिमम लोग, और एक ही प्रकार का कंटेंट, एक ही दिशा का कंटेंट, अगर एंटी मोदी एंटी भाजपा कंटेंट यदि लगातार परोसा जाए कि उन्होंने बनारस में मंदिर तोड़ दिए, उन्होंने अयोध्या में मंदिर तोड़ दिए, फिर नौकरियां सरकारी नहीं मिल रही हैं लोगों को, फिर आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर इस प्रकार के बहुत सारे झूठ जब परोसा जाएगा लगातार, तो कहीं ना कहीं दिमाग पर असर होता है, जनता भ्रमित होती है। जनता भ्रमित, जनता देखिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2.5 लाख 3 लाख जनता का वोट पलटा है। तो ये 19 से 24 के बीच में हुआ कैसे? अब मैं बताता हूँ। 19 जीतने के बाद जब मोदी जी जीत गए, अप्रत्याशित रूप से उनकी सीटें बढ़ गई, तो शेखर गुप्ता है दिल्ली मीडिया के, इंडियन एक्सप्रेस के, वो आजकल प्रिंट चलाते हैं, उनका खुलेआम लिखा हुआ लेख है, जिसमें उन्होंने कहा है अब आप सिर्फ एक ही तरीके से मोदी को हरा सकते हैं, लगातार झूठ बोलकर। और वो दिल्ली मीडिया के बहुत बड़े पार्ट है। सौरभ द्विवेदी भी इंडिया टुडे ग्रुप के ही पार्ट है, दिल्ली मीडिया ग्रुप के। तो यूट्यूब वगैरह को साथ मिलता है दिल्ली की इस हमारी टीवी मीडिया, जो नोएडा में बैठी है, जिसको लुटियंस मीडिया बोलते हैं। ये सदैव विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको मैं देता हूँ। इन्होंने केजरीवाल को हमारे सामने परोसा है। सन 2012 में अन्ना आंदोलन, ऐसा लग रहा था देश में अन्ना आंदोलन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। 15 दिन तक दिल्ली की सारी मीडिया ने अपना पूरा फोकस एक आदमी पर लगाकर, रामलीला मैदान में, उसको जनता के सामने एक भारत का नया नेता के रूप में स्थापित कर दिया।
आंदोलन भी किया था, कुछ लोग स्टेज पे बैठे थे, डंडे लहरा रहे थे, लोकपाल लोकपाल की बात कर रहे थे। आज की डेट में लोकपाल की कोई बात नहीं करता। सिविल सोसाइटी, वो सिविल सोसाइटी का बाद में हमें रूप दिखा। योगेंद्र यादव जैसे लोग और इस प्रकार के लोग जो सोनिया गांधी के साथ इन्वॉल्व थे एनएसी में। सोनिया गांधी की अपनी एक पैरेलल टीम चल रही थी जो मनमोहन गवर्नमेंट को चला रही थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। उसके लोग उतर के कन्ना आंदोलन के साथ आ गए, केजरीवाल के साथ में, और केजरीवाल को एक नए नेता के रूप में स्थापित कर दिया। केजरीवाल क्या करता है? अमेरिका जब दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, किसी देश को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं तो कैपिटलिज्म करूंगा, मुझे दुनिया में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करके, कुछ भी सर्विस बना के, कंपनीज ओन करके, मुझे कैपिटलिज्म करने की पूरी आजादी है। पर मुझे अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो मैं वहां सोशलिज्म छोड़ दूंगा। सोशलिज्म मतलब वहां फ्री में चीजें दे दो, वहां मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए, वहां बिजली पानी फ्री कर दो। मतलब आपने जैसे ही किसी चीज की कीमत को जीरो कर दिया तो वो पूरा सिस्टम ही अपने आप जीरो हो जाता है। खैर, ये इस पे हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। तो केजरीवाल का पहला यही आ गया कि भाई हम सब कुछ फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक, सोशलिज्म परोसा केजरीवाल ने जी, और जनता के सामने प्रस्तुत किया। दिल्ली जैसी जनता को टीवी मीडिया के माध्यम से इमेजिनेशन कैप्चर करके केजरीवाल को नया नेता बना दिया। इतना बड़ा बना दिया कि वो 2014 में ही पूरे देश में चुनाव लड़ने निकल पड़ा, आम चुनाव। मोदी जी के सामने खुद जाके लड़ पड़ा। आप सोचिए कि आया है वो आदमी सोनिया गांधी और सबका कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ में, और पहला चुनाव लड़ता है मोदी जी के खिलाफ। खैर, और वो भी अपनी दिल्ली की सरकार भंग करके जाता है। ठीक है, कोरोना होता है तो यही केजरीवाल और यही जो दिल्ली लुटियंस मीडिया है, ये सबसे ज्यादा हल्ला करती है कि हमको अमेरिका की फाइजर मॉडर्ना कंपनीज की वैक्सीन लाकर दे दीजिए तत्काल प्रभाव से, अपनी वैक्सीन मत बनाइए। कोरोना ज्यादा से ज्यादा देश में फैले, यही केजरीवाल ने दिल्ली के मजदूरों को बसों में भर के पूरे यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिया था। कि लॉकडाउन कैसे लग गया, क्योंकि उन सबके लिए लॉकडाउन अप्रत्याशित था। बाद में खबरें आई कि कोरोना जो है चीन से तो निकला ही था, वुहान से, और बाद में यह भी आया कि वो शायद एक बायो लैब में बना था और अमेरिका का उसमें एक दखल था। इस तरह की बातें कई सारी आई। बायो वेपन बनाने में यही लोग एक्सपर्टीज इनकी चलती रहती। हम आते हैं अपनी वापस इस बात पर कि लुटियंस मीडिया कंटेंट प्रोड्यूस करती है, एक साथ सबको भ्रमित करने का कार्य करती है, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे कंटेंट आया, बहुत तरीके का आया। मेरे पास मेरे सरकारी मित्र दोस्त लोग हैं, उनके अजीबोगरीब इस तरीके के कंटेंट आते रहते हैं जिसमें झूठ 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 परोसा जा रहा है, और 4 जून के बाद भी ये झूठ लगातार परोसा जा रहा है। भाजपा संघ में हो गई लड़ाई, नीट में ये हो गया, बहुत कई आप देख रहे होंगे कि 10 दिन से लगातार। अच्छा, उसके बाद जो राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर हैं, मान लीजिए जैसे अजीत भारती हो गए, या जयपुर डायलॉग हो गए, या हमारा अपना चैनल हो गया, या बहुत सारे लोग हैं, बाबा रामदास जी का है चैनल, और बहुत सारे ट्विटर पे भी लोग हैं, तो उनकी रीच घटा दी जाती है, इनके कंटेंट दूर तक न पहुंचे। एक रिपोर्ट है जिसमें मैं वो वीडियो चला सकता हूँ। वो एक रिपोर्ट है, वो एएनआई की स्मिता प्रकाश जी हैं, उनका एक वो भी पॉडकास्ट आ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि 27 यूट्यूब चैनल्स लेफ्ट के हैं, लेफ्ट विंग एंटी बीजेपी विचारधारा के टॉप 26 यूट्यूब चैनल भारत के लेफ्ट विचारधारा के। 27वें नंबर पर आता है जयपुर डायलॉग। इस तरीके से वो सबकी रीच घटाते बढ़ाते रहते हैं अपने हिसाब से। जनता क्या देखती है, क्या देखना चाहती है, इस पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इनका अपना कब्जा है। ट्विटर जब जैक डॉर्सी के हाथ में था तो राष्ट्रवादी ट्विटर वाले बहुत शिकायत करते थे कि उनके किसी के अकाउंट उड़ा दिया, किसी का रीच घटा दिया, शैडो बैनिंग कर दी, बहुत सारे कार्य उन्होंने करते रहते थे। अमेरिकन बिग टेक टेक्नोलॉजी अमेरिका के बहुत बड़े हथियार है आपके देश को चलाए रखने के लिए। एक उसका पहले से उदाहरण देता हूँ। गांधी जब देश में परोसा गए थे 1912 के आसपास, जो भारत में आए, तो गांधी के बारे में देश को पहले से पता था, जबकि गांधी साउथ अफ्रीका से आ रहे थे। गांधी की कहानी पहले से देश के लोगों को पता थी कि भैया ट्रेन से किसी ने उतार दिया था उनको।
ये कहानियां देश में फैली कैसे? उन्हीं ब्रिटिशर्स के अखबारों द्वारा। और यहाँ पर लिख कौन रहा था? उन्हीं ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भारतीय हिंद पकड़ रखे थे अपना काम करने के लिए। ब्रिटिशर्स को भी राज करने में सबसे ज्यादा जो सहयोग किया था वो भारतीय लोगों ने ही किया था। कुछ लाख ही तो ब्रिटिशर्स थे। तो भारत पे राज कौन कर रहा था? कौन चाहता था कि नेहरू बन जाए प्रधानमंत्री, सरदार पटेल ना बने? क्योंकि नेहरू के माध्यम से भारत में सोशलिज्म छोड़ा गया, समाजवाद, जिसने भारत की इकोनॉमी को 50 साल में बर्बाद कर दिया। 1991 में दिवालिया घोषित हो गया था भारत ऑलमोस्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, मैन्युफैक्चरिंग ना हो, कोटा राज लगा रहे, लाइसेंस राज लगा रहे, भारत की गर्दन पकड़ के उसको सांस न लेने दिया जाए, ये किया नेहरू ने। नेहरू के पीछे कौन था? गांधी। नेहरू के पीछे कौन था? ब्रिटिशर्स। विभाजन भारत का क्यों होता है? ताकि भारत का सेंट्रल एशिया से कोई रूट डायरेक्ट लैंड का ना हो, कि भविष्य में भारत बड़ा हो तो अपना यूरोप तक एक डायरेक्ट लैंड का कोई अपना रेल मार्ग या इस तरीके से कुछ बना सके। बांग्लादेश भी इसीलिए काटा गया, आपका नीचे वियतनाम, थाईलैंड वगैरह से कोई संपर्क न रहे, इसलिए आपको, और हो तो बड़ा मुश्किल हो कि भारत आसाम से होता, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, मतलब चिकन नेक जिसकी बात होती है, वहां से होता हुआ फिर मणिपुर और वहां से होता हुआ फिर जाए। जबकि बांग्लादेश को चटगांव दिया गया। चटगांव में भारत का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन चटगांव में हुआ। वो उठा के पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को दे दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान। चटगांव भारत का बहुत बड़ा पोर्ट था कोलकाता के बाद। खैर, तो ये यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके यहाँ पर। तो यूएसए क्या करता है? आप बगल में बड़ी देर से ये लिस्ट देख रहे हैं। यूएस करता है, ये चुनाव से जस्ट पहले भारत के कुछ लोगों को बुला के एक प्रॉपर वो करता है, ट्रेनिंग देता है। अब देखिए सारे के सारे कॉमेडी वो है, एंटी भाजपा मोड वाले सारे। विकास दिव्यकीर्ति, अच्छा आपको लगेगा नहीं, लेकिन इनका कंटेंट आप धीरे धीरे सुनेंगे तो बहुत सटल तरीके से आपको भ्रमित कर देते हैं। एंटी हिंदू, एंटी भाजपा कंटेंट लाकर परोसते। सौरभ द्विवेदी भी यही काम करता है, लल्लन टॉप। अगर उसका वो आदमी न्यूट्रल लगता है तो उसकी टीम को देख लीजिए, वो टीम अपने आप में महा लेफ्टिस्ट है। तो एक आदमी के बारे में जानना हो तो उसकी टीम को भी बात कर सकते हैं। सौरभ द्विवेदी आज के समय में भी, आज राइट नाउ न्यूयॉर्क में फिर बैठा हुआ है। वहां पर एक संदेश करके जो बंदा है वो भी गया हुआ है। उसके वीडियोस क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब अपने लोगों को 10 लाख सब्सक्राइबर दे के बिठाता है। कनीज सुरका है जो भी, आरफा खानम शेरवानी भी गई है भाई। आप इसमें मोहक मंगल, सोचिए, करुणानंदी, इनके ट्वीट्स आप देख लेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। आरजे साइमा, ये तो महा जिहादना। अभिनंदन शेखरी, न्यूज लॉन्ड्री के सीईओ, इन लोग के कनेक्ट निखिल तनेजा फिल्म कंपेनियन के साथ काम करता था ये। ऋचा चड्ढा विशुद्ध, मतलब अब क्या बताएं, अली फजल से शादी कर ली है, वैसे भी टोटली एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू कंटेंट इनका रहता है अक्सर। तो इस प्रकार के लोगों को, इन्फ्लुएंसर को, और ये तो कुछ हैं जो आपको अभी दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास। तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा झूठ परोसा गया हमारी जनता को, गांव गांव, गली गली, जिसको आप मैन टू मैन काउंटर नहीं कर सकते। भाजपा का कार्यकर्ता कितने घरों में चला जाएगा, कितने लोगों से बात कर लेगा? यंगस्टर्स जो नए फोन पाते हैं उनको, मेरे भांजों को अगर कभी वो यूट्यूब देखते हैं, सबसे पहले ध्रुव राठी परोसा जाता है। मैंने देखा है उनको। आप बचपन से ही उनको जो यूट्यूब या किसी प्रकार का कंटेंट परोस रहे हैं, वो ध्रुव राठी और इस तरीके के लोगों का परोस रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपको विचार को पकड़ने में, विचार को भ्रमित करने के लिए। वो मेरे से मेरे भांजे पूछा है कि मोदी तो बहुत बड़ा तानाशाह है, डिक्टेटर है। देखिए, हमने वीडियो देखा है। ये 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे बोल रहे हैं। तो यूट्यूब, ये हमारी नई जनरेशन। इंस्टाग्राम तो अलग ही दुनिया चल रही है। सारी दुनिया, सारे यंगस्टर्स इंस्टाग्राम पे, वहां पे तो राइट विंग का कंटेंट, भारतीय विंग वालों का कंटेंट है ही नहीं। तो यूएस का ही एक बहुत बड़ा तरीका है देश के दिमाग को कब्जा करने का, कि डेली जो आप डेली जो कंटेंट देख रहे हैं, उससे आपके मन को कैसे प्रभावित किया जाए। ये काम इन्होंने
सेकुलरिज्म परोस के किया था फिल्मों के माध्यम से। याद होगा 70-80 के दौरान में कि जब हिंदू नायक जो है भगवान से लड़ लेता है, भिड़ लेता है और रहीम चाचा बेहतरीन इंसान निकलते हैं और वही दीवार में अमिताभ बच्चन की मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा भगवान का लेकिन 786 का बिल चिपका के घूमूंगा। इस प्रकार का एक सेकुलरिज्म, एंटी हिंदू सेकुलरिज्म 70-80-90 के दौरान परोसा गया, हमें पता भी नहीं चला। आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या करते हैं, उनके मैक्सिमम जो भी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनको यूट्यूब सामने रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं। मेरा बाप ये, मेरा माँ वो, इस तरीके को पेरेंट्स को, जैसे पहले भगवान को रिडिक्यूल किया गया था वैसे पेरेंट्स को रिडिक्यूल किया जा रहा है हर स्टैंड अप एक्ट में। और दूसरी चर्चा वो करते हैं गांजे की, बात की, माल की, कसूरी मेथी, इस तरीके से उनकी बातों में आता। आपको लगेगा यार क्या तो बड़ा सटल है, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है कोई, पर ये आम जनता के लिए नॉर्मलाइज किया जा रहा है, यंगस्टर्स के लिए नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को गाली दीजिए और आप जाके माल फूकिए, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों किया जाता है? ताकि फैमिली में डिस्कॉर्ड हो, फैमिली जो इन्फ्लुएंस रखती है बच्चे पर वो खत्म हो जाए। ये यूएस में ये लोग खुद ये सारा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आपको पहले धीरे धीरे लव मैरिज परोसी गई, फिर उसके बाद आपको जो है, अब आप नेटफ्लिक्स अमेजोन की कोई सीरीज देख लीजिए, लेस्बियनिज्म के बगैर या गे या एलजीबीटी क्यू कंटेंट के बगैर इनका कोई सीरीज ही नहीं पूरी हो रही है। ये क्या है, ये कल को आपको बच्चों को परिवार से लड़ने के बहाने दिए जा रहे हैं, भैया एक्सप्लोर करो अपनी ये सब। इसी तरीके से इनके पास पूरा डेटा है कि कौन आदमी किस जिले में क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है इसका मतलब वो क्या सोच रहा है, और उसको मैं किस प्रकार का कंटेंट धीरे 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 देता रहूं। छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में शॉर्ट्स रील्स वगैरह देख रहे हैं और इसमें कौन मदद कर रहा है? हमारी अपनी जनता ही। उसको हवा ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पहले भी नहीं हवा थी। और ये यूएसए का वर्चस्व भारत पर बना रहे, पूरी दुनिया पर बना रहे, इसलिए वो इस प्रकार के सारे अपने जितने घोड़े हैं वो खोलकर उसने इस चुनाव में यह कार्य किया है। झूठ कुछ भी बोला गया, माध्यम सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह ही था। सरकार को सख्त होना पड़ेगा, इन प्लेटफॉर्म्स की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। भारतीय कंपनीज को इतना बड़ा होना पड़ेगा कि इन प्लेटफॉर्म्स की ओनरशिप भारतीय कंपनीज के पास आए, तभी शायद इनका कुछ इलाज हो। खैर, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी, धर्म बचा लाए, सनातन बचा लाए हजारों साल से। जब वो सत्ता में नहीं थे तो हम भी बड़ी ताकतों के खिलाफ हैं और हम अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म के लिए हैं। हमको पता है इस सरकार का हमारे धर्म के लिए होना कितना जरूरी है। आधी जनता को यह भी बात नहीं पता कि अपनी सत्ता होना, अपनी सरकार होना, अपने आदमी की, अपने धर्म की सरकार होना कितना जरूरी है। ये इस्लाम को पता है, क्रिश्चियनिटी को पता है, इसलिए वो सारे जोड़ तोड़ दंड बंद करके वो चाहते हैं कि उनके लोग, और इसमें क्या है सबसे बड़ी दिक्कत, हमारे भारतीय बहुत सारे तैयार रहते हैं। मैं उनको सेलर्स ऑफ भारत कहता हूँ, एसओबीज, आप उसको सन्स ऑफ बिचेस भी कह सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे भारतीय हैं जो इस कार्य को करने के लिए विदेशी, हमारे में से बड़ी फेमस सेइंग है कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। युद्ध में कोई राजा था, वो किले में महफूज था, सुरक्षित था, लेकिन बाहर के आक्रांता ने हमारे ही किसी आदमी को पकड़ के किले का दरवाजा खुलवा दिया, हमारी सारी जनता मर गई और बाद में उस आदमी को भी मार डाला। तो ऐसे लोगों, ऐसे चरित्र की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। ये जो ट्रेनिंग पाके आ रहे हैं ये सब वही, इनकी मैं आगे भी चर्चा करूंगा, ऐसे लोगों की, ऐसे ये कौन है, कौन कौन से लोग हैं इस तरीके की बात रख रहे हैं, नाम लेकर आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो ये एक एंगल, इस प्रकार से जनता को भ्रमित करके वोट चेंज कराए गए, जिससे यूपी की जनता सपा को, अखिलेश यादव को वोट दी। हमारे लिए भी अनइमेजिनेबल था, पर ये हुआ है, तो इसके कारणों की जांच करनी बहुत आवश्यक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।